नमस्कार स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स चैप्टर, दैट इज फ्रॉम गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक चैप्टर। ठीक है, आज हम समझेंगे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक चैप्टर्स के बारे में। और बोर्ड एग्जाम यहाँ पर नजदीक है और इस बार जो है पेपर इकोनॉमिक्स का ही होने वाला है, तो खासकर सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और इस टॉपिक से कभी केस स्टडी के क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर ये टॉपिक को आपको विशेष ध्यान देने। आइए, क्वेश्चन यानी टॉपिक क्या है, ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इंडियन इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब बड़े स्तर पर, जो इकोनॉमी का बड़े स्तर पर पढ़ते हो, बड़े लेवल पे पढ़ते हो, वो क्लास 12 में पढ़ा जाता है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे स्तर पर पढ़ते हो वो आपको क्लास 11 में पढ़ा जाता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। और आई थिंक ये नियम जो है आईसीएसई बोर्ड में भी है ना। तो आइए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम पढ़ते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, मतलब गवर्नमेंट बजट के उद्देश्य क्या है। कोई भी कंट्री अगर होता है तो वहां पर जो बजट बनते हैं सरकार के, है ना, तो वो बनने का पर्पस क्या है, वो उद्देश्य क्या है, ये हम समझेंगे। ठीक है, पहला उद्देश्य है जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी के ग्रोथ में लाना, ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हैं ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ लाना। तो वहां पर सरकार को ग्रोथ लाना होता है। कैसे ग्रोथ लाएगी सरकार? बाय स्पेंडिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर द क्रिएशन ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो समाज के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि आप कह सकते हो हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सबको खोलकर, है ना, जीडीपी में क्या आता है? ग्रोथ आता है। कैसे आ सकता है? यहां पर किस पर खर्च किया जाएगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर पर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पर सरकार क्या करती है? खर्च करती है। और इसके थ्रू क्या होता है? एक तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आता है ना। तो इससे क्या आएगा? फाइनली जीडीपी में ग्रोथ आएगा। तो ये पहला उद्देश्य आपको याद रखना है, पहला ऑब्जेक्टिव, दैट इज जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को समझिए, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन मतलब हो गया कि उसको बांटना, डिवाइड करना। तो रिसोर्सेस को जो है सरकार मतलब विभिन्न तरीके से बांटती है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी। टैक्सेशन एंड सब्सिडी। अब देखिए, विशेष बात इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि कोई भी, जैसे कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस यहाँ कहने का मतलब प्राइवेट संस्था वाले, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं, है ना, वो उसी जगह पर ज्यादा बिजनेस करेगा जहां पर उसका प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन हो, प्रॉफिट उसका ज्यादा से ज्यादा हो। तो कोई भी बिजनेसमैन हमेशा यही चाहेगा कि उसका प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन हो और उसी एरिया में वो बिजनेस करेगा जहां पर उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। पॉलिसी के तहत, बजटरी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। समाज की भी भलाई हो और बिजनेसमैन का भी फायदा हो, तो गवर्नमेंट उसको देखते हुए बजट को क्रिएट करती है, बजट के पॉलिसी का निर्माण करती है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज की भलाई नहीं हो रही है और जो बिजनेसमैन है उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होते जा रहा है। तो गवर्नमेंट उस टाइप का पॉलिसी कभी नहीं बनाती। फॉर एग्जाम्पल के तहत में, जैसे कि कोई बिजनेसमैन शराब बेचना चाह रहा है, सिगरेट बेचना चाह रहा है, तंबाकू बेचना चाह रहा है, तो यहां पर उस बिजनेसमैन को तो फायदा हो जाएगा, बट वहां पर सरकार का कोई फायदा नहीं है और सोशल वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं होगा। समाज वहां पर बिल्कुल डूब जाएगा, उसका हेल्थ खराब हो जाएगा। तो इसको देखते हुए सरकार कोशिश करती है कि समाज का भी भलाई हो और जो बिजनेसमैन हो उसका भी भलाई हो। तो इसके तहत वो क्या करती है, जो भी खराब प्रोडक्ट, जैसे कहने का मतलब वाइन, बियर, अल्कोहल, तंबाकू या फिर जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट वगैरह जो हो गए, है ना, उसी टाइप का जो प्रोडक्ट होते हैं जो काफी हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, उस पर गवर्नमेंट क्या करती है? हैवी टैक्स लगाती है, हैवी टैक्स। और जो बढ़िया सा प्रोडक्ट होता है, जैसे खास करके आप कह सकते हैं खादी वगैरह, है ना, या फिर कोई भी बढ़िया सा प्रोडक्ट जो लोगों के लिए यूजफुल हो, है ना, कोई भी, जैसे आप कह सकते हैं साग सब्जी हो गया या हरा वेजिटेबल्स हो गया, तो उस पर सरकार कोशिश करती है कि एक तरह से सब्सिडीज देने का। गैस के सिलेंडर हो गए तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडीज देने का काम करती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो गरीब लोग होते हैं या मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो उनके लिए एक तरह से भलाई हो जाएगा और वो कम कीमत या यूजफुल कीमत पर एक विशेष नॉर्मल दाम पर वो सामानों को खरीद पाएगा, है ना। तो वहां पर जो यूजफुल प्रोडक्ट होगा उस पर सब्सिडी मिलता है और जो हार्मफुल प्रोडक्ट होता है उस पर सरकार क्या करती है? हैवी टैक्स क्रिएट करती है। तो इस तरह से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, जो भी सामान है उस तरह से बांट दिए जाते हैं टैक्सेशन एंड सब्सिडीज के थ्रू। तीसरा हो गया आपके प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, प्रोविजन मतलब नियम, जो भी गुड्स जो है पब्लिक का गुड्स है वहां पर सरकार का नियम कैसे बनता है, बजटरी
पॉलिसी के तहत, ये आप समझिए, सप्लाई एंड डिमांडेड फोर्स इन मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। देखिए देश का इकोनॉमी जो चलता है वो किसके तहत चलता है, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। यहां पर कोई भी प्राइसेस जो होता है देश में सरकार तय नहीं करती है, वो मार्केट का सप्लाई एंड आप कह सकते हैं डिमांड तय करती है। कोई भी देश में जो सप्लाई होता है, कोई भी देश में सामानों का जो सप्लाई होता है वो उतना ही होगा जितना कि वो इंडस्ट्री या फैक्ट्री में बना हो, है ना, क्योंकि ज्यादा सप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो सप्लाई आप ज्यादा करके क्या करोगे, सप्लाई ज्यादा करोगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि सामान बनाने से क्या होते हैं, खर्चे ज्यादा से ज्यादा आते हैं। तो जब आपके खर्चे ज्यादा से ज्यादा आते हैं तो उस खर्चे को आप रिकवर कहां से करोगे, सामान को बेच करके। और सामान जब आप बेचोगे वो उसका पैसा कहां से आएगा, वो पैसा आएगा पब्लिक के थ्रू, ठीक है। तो जितना भी पब्लिक होता है वो पैसे ही सामान नहीं खरीदती है, वो सामान तभी खरीदेगा जब उसकी डिमांड हो, वो सामान तभी खरीदेगा जब उस सामान की उसके पास कमी हो, वो उस गुड्स की कमी हो। जब गुड्स की कमी होता है तब उसके दिमाग में आता है कि अब हमें सामान खरीदना है, और जब वो सामान खरीदेगा तो उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड जब बढ़ जाती है तो डिमांड के तहत सप्लाई क्रिएट होते हैं, है ना। तो ये हो गया प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन अ मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो सप्लाई और डिमांड ही जो होता है प्राइसेस को तय करती है, और इसी को देखते हुए बजटरी पॉलिसी का निर्माण होता है। ये आपका तीसरा जो है ऑब्जेक्टिव हो गया। चौथा आप समझेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो टैक्सेशन एंड सब्सिडीज आर यूज्ड टू करेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो पब्लिक का इनकम है और वेल्थ कितना क्रिएट करना है, ये भी बजटरी पॉलिसी के तहत ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहां पर मैंने एक बात बताया है कि टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन रिच। सरकार, किसी भी देश का सरकार कोशिश करेगा कि जो रिच लोग हैं उस पर हैवी से हैवी टैक्स क्रिएट हो, हैवी से हैवी टैक्स इंपोज हो। भले ये इंडिया में देखा जाता है या कोई कंट्री में देखा जाता है तो कुछ लोग जो होते हैं, बड़े जो शख्स होते हैं, वो टैक्स देने से बच जाते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन बजटरी पॉलिसी के तहत यहाँ कोशिश किया जाता है कि जो भी रिच लोग हैं उस पर टैक्सेस हैवी से हैवी हो, ठीक है, ताकि कोई ब्लैक मनी का एक तरह से डिपॉजिट ना कर पाए, वो उतना ही पैसा रखे जितना उसका नीड हो और अकॉर्डिंग टू प्रोविजन हो, है ना। और जो पुअर यानी मिडिल क्लास है उस पर सरकार कोशिश करती है सब्सिडी देने का, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था एलपीजी सिलेंडर, गैस, तेल, ये सब। तो इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है और वेल्थ होता है ना, बजटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। और इसमें भी जैसे कि मेन आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, टैक्सेशन एंड सब्सिडी। नेक्स्ट अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब इकोनॉमी में स्थिरता लाना। और ये कैसे हो सकता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी के तहत। रेवेन्यू मतलब सरकार का जो इनकम हो गया, सरकार का इनकम कहां से होता है, टैक्सेस के थ्रू, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सरकार के पास जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो कहां से आता है, लोन के थ्रू आता है, बोरविंग के थ्रू आता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट यहां पर ये तक नहीं जानते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहां से। मैक्सिमम लोग आंसर देते हैं टैक्सेस के थ्रू, गलत आंसर है। टैक्सेस के थ्रू पैसा जो है नहीं आता है, वो कहां से आता है, लोन एंड बोरविंग के थ्रू आता है। लोन बोरविंग कहां से मिलेगा, जैसे सरकार जो है लोन बोरो जो करती है वो आरबीआई से करती है, दूसरे कंट्री से करती है, आईएमएफ से करती है, वर्ल्ड बैंक से करती है, और भी बहुत सारी संस्था होती है जहां से सरकार जो होती है ना। तो आपको ध्यान रखने, यहाँ पर ध्यान किस बात का रखना है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर यूज्ड एज फिजिकल इंस्ट्रूमेंट टू मिनिमाइज द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो यहां पर रेवेन्यू जितना आएगा, इनकम जितना आएगा उसके हिसाब से, या फिर जो भी खर्चे आएंगे उसके हिसाब से सरकार जो है क्या करेंगे, महंगाई और डिफ्लेशन मतलब हद से ज्यादा प्राइसेस में गिरावट, उसको कंट्रोल करती है। किसके तहत, बजटरी पॉलिसी के तहत, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि सरकार का रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंडिचर जब बढ़ जाएगा तो एक्सपेंडिचर जब बढ़ जाएगा तो आप कह सकते हो एक तरह से फिजिकल डेफिसिट आने का खतरा है ना, जिसको आप कह सकते हो घाटा, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के तहत सरकार जो है एक तरह से इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को मिनिमाइज करती है। तो ये हो गए आपके क्या फैक्टर, पांचवा। छठा जो हो गए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो बजटरी पॉलिसी का मेन फोकस होता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक। तो जो भी पब्लिक है उस पर जो है सरकार एक तरह से इन्वेस्ट करती है ना, इन्वेस्ट करती है ज्यादा से ज्यादा जो भी पैसा है वो
कोशिश करेगा इंडस्ट्री या फैक्ट्री खोलने का, सरकार कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी जिससे लोगों को क्या हो, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, जो मजदूर हो या लेबर हो उसको भी काम मिल सके, ताकि वो भी अपना रोजी रोटी जो है कमा सके। ठीक है, तो बजटरी पॉलिसी का मेन मकसद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। नेक्स्ट, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए ये अंतिम फैक्टर है, हालांकि आप इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ कहने का मतलब है जो भी बैकवर्ड एरियाज है सरकार उस पर ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज के कारण जीडीपी में ग्रोथ नहीं आता है, किसी नेशनल इनकम में ग्रोथ कम से कम आता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य होता है कि जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री बनवाना, वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट को क्रिएट करना, जिससे कि देश का इकोनॉमी जो है एक तरह से ग्रो हो सके। ठीक है, तो आई होप सारे स्टूडेंट ने ये गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट जो है आपने समझ लिया है, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सीखने वाले हैं जो कि बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।